हेलो बच्चों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स के इस डेरिवेशन सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में अनंत विस्तार के आवेशित चादर के कारण तीव्रता। पिछला डेरिवेशन भी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पर ही आधारित था, जिसमें हम अनंत विस्तार के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट किए थे। तो आज अनंत विस्तार की आवेशित चादर यानी कि प्लेन सीट, इस तरह का कोई प्लेन सीट होगा, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सब लोगों ने वो पिछला डेरिवेशन देखा होगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का, तो मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी और बहुत ही जल्दी, ये 10 से 12 मिनट के अंदर आपको ये वीडियो पूरा, मतलब ये डेरिवेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा थियरी की बात नहीं कर रहे हैं, टू दी पॉइंट यानी कोर पॉइंट की बात करेंगे। देखिए, ये एक आवेशित चादर है, ये आवेशित चादर है और अनंत विस्तार का मतलब ये है कि ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। और जो हम यहाँ पर जहाँ पर पता करना चाहते हैं तीव्रता, वो बिंदु की इस चादर से जो दूरी है, उस दूरी r की तुलना में इस चादर की लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम इसको अनंत विस्तार का आवेशित चादर बोल रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस चादर की वजह से यहाँ पर इधर कोई एक पॉइंट है या फिर इधर एक कोई पॉइंट है, वहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है इस चादर की वजह से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि उस पॉइंट को हम ऐसा मतलब जो भी पॉइंट पर आपको तीव्रता पता करनी है, हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ इमेजिन करेंगे जिसकी सतह पर ये बिंदु आ जाए। और जो गॉसियन पृष्ठ इमेजिन करेंगे वो कैसा होगा, ये भी ऐसा होगा, यानी कि बेलनाकार होगा। यानी जो पॉइंट P है वो इस गॉसियन पृष्ठ के इस प्लेन सतह पर आ जाए। ठीक है, सेम ये जो बेलन है वो इसको, मतलब आप इमेजिन करिए कि इसको छेद करते हुए पिछले साइड भी ये इधर बनेगा। ठीक है, ये पूरा, यानी ये सीधा है, तो ये इधर भी आपको ऐसा ये सतह दिखाई देगा। यानी ये जो गॉसियन पृष्ठ हमने यहाँ पर इमेजिन किया है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, वो कैसा है, उसमें देखिए दो प्लेन सतह हैं। अगर इसको हम पॉइंट P बोलें, इधर कोई पॉइंट Q ले लें, तो ये जो सतह है और ये जो सतह है, ये दोनों प्लेन हैं, यानी समतल पृष्ठ हैं, और एक वक्र पृष्ठ है। पिछले डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आप बेलन के बारे में जान ही रहे हैं कि एक वक्र पृष्ठ होता है इसके पास और दो समतल पृष्ठ होते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो आपके पास ये चादर है, चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व समझते होंगे, आवेश पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए कि चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, तो अगर ये आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो ये जो आपको इस गॉसियन पृष्ठ का ये समतल पृष्ठ या ये समतल पृष्ठ दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अगर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो ये वाले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या होगा, a हो जाएगा। इसी को आप s भी मान सकते थे। तो अगर ये क्षेत्रफल a है तो ये क्षेत्रफल भी a होगा। और यहाँ पर इमेजिन करिए कि ये जो यहाँ पर ये जो पार्ट है, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, a हो जाएगा। तो अगर इस पूरे चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, आवेश पृष्ठ घनत्व का मतलब एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, जैसे रेखीय आवेश घनत्व का मतलब एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। तो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसका मतलब कि इसके एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा आवेश है, एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा आवेश है। तो बताइए ए क्षेत्रफल में, इस ए क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा जो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ रहा है या गॉसियन पृष्ठ से कवर है। तो कहेंगे कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, और उस आवेश को अगर हम मान ले रहे हैं Q आवेश है वो, तो Q आवेश कैसे निकलेगा, तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश इंटू में क्षेत्रफल का मान। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश इंटू में ये क्षेत्रफल का मान करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश का मान, कि ये जो गॉसियन पृष्ठ इमेजिन कर रहे हैं उसका ये जो अनुप्रस्थ काट है उसके अंतर्गत इस पूरे चादर का कितना आवेश आएगा। तो इसके अंतर्गत जो पूरा आवेश आएगा उसको हमने Q मान लिया है, और Q बराबर सिग्मा इंटू a है ना, यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो ये आवेश पृष्ठ का मान हो जाएगा, इस पृष्ठ के अंदर इतना आवेश हो जाएगा। अब आपको देखिए क्या पता करना है, इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स
कुल फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो कुल फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू फाई दो प्लेन सतह हैं, एक पी पॉइंट मान लीजिए, एक क्यू पॉइंट है, ये दो प्लेन सतह हैं, इन दोनों प्लेन सतह से पास होने वाला फ्लक्स प्लस एक आपके पास पी और आर, आपने पी और क्यू नाम दिया हुआ है ना, पी और क्यू, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ले लीजिए और इसको मान लीजिए आर, तो ये हो जाएगा आर। मतलब दो समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस एक वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इस पूरे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर रिपल करेगा तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन। और एरिया वेक्टर किधर होता है, क्षेत्रफल सदिश जो होता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हमेशा सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर, तो यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर मतलब छोटे से एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर होगा यानी वेक्टर डी ए, वो इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा बाहर की दिशा में ऊपर जाएगा, ये वेक्टर डी ए होगा। यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर, यानी ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। इसका मतलब कि दोनों प्लेन जो सतह है वहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और यहाँ पर वो एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो अगर आपको पिछला डेरिवेशन याद हो तो जो हमने वहां पर गॉसियन पृष्ठ इमेजिन किया था, उस गॉसियन पृष्ठ में दोनों प्लेन जो सरफेस थे, जो प्लेन सरफेस थे वहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा था, प्लेन सरफेस पर थीटा इक्वल टू 90 था और वक्र पृष्ठ पर थीटा इक्वल टू 0 था। और यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ प्लेन सतह पर थीटा इक्वल टू 0 है और वक्र पृष्ठ पर थीटा इक्वल टू 90 है। तो अगर हम ये फार्मूले को, फ्लक्स का फार्मूला जो होता है इंटीग्रेशन और ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये पॉइंट पी के लिए मतलब प्लेन सरफेस का पॉइंट है, और यहाँ पर भी आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये भी आर मतलब क्यू पॉइंट, ये भी प्लेन सरफेस के लिए, और नेक्स्ट है ई डी ए कॉस थीटा, और ये वक्र पृष्ठ के लिए यानी पॉइंट आर के लिए। तो सब जगह अगर थीटा की हम वैल्यू रख दें तो देखिए प्लेन सरफेस के जो दोनों पॉइंट हैं, पॉइंट ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट पी, इन दोनों जगहों पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है। तो जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये cos 0 आएगा, ये cos 0 आएगा, और ये वक्र पृष्ठ के लिए यहाँ पर देखिए, अगर इस वक्र पृष्ठ का एक छोटा सा भाग हम ले लें डी ए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ये दोनों पार्ट बच गए। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो अगर हम यहाँ 1 रखें, यहाँ 1 रखें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई और ये डी ए प्लस यहाँ से भी आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए। अब देखिए इसमें से बाहर किसको ले जाएंगे, तो आप समझते हैं कि ई को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लेन सरफेस, दोनों जो वक्र ये समतल पृष्ठ है, वो दोनों समतल पृष्ठ इस प्लेन शीट से बराबर दूरी पर है, और ये एक समान रूप से आवेशित चादर है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश का मान भी सेम होगा। तो इस चादर की वजह से इस प्लेन शीट पर और मतलब इस समतल पृष्ठ पर और इस वाले समतल पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगहों पर एकदम समान होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए कांस्टेंट बाहर निकाला जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा तो इंटीग्रेशन डी ए प्लस यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा तो इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैसे तो अभी ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2e और इंटीग्रेशन डी ए, और इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो इंटीग्रेशन डी ए है क्या, ये है इस प्लेन सरफेस पर एक छोटा सा एरिया है ना, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव यहाँ पर और यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव। तो बताइए अगर ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डी ए को ये पूरे सतह के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो पूरा जोड़ने के बाद क्या आएगा, इस पूरे प्लेन सतह का क्षेत्रफल, और इस पूरे प्लेन सतह का क्षेत्रफल बोलने का मतलब कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही है अनुप्रस्थ काट, यही है अनुप्रस्थ काट और यही है अनुप्रस्थ काट। तो इसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ही हमने क्या नाम दिया था, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ही हमने ए नाम दिया हुआ था कि ये क्षेत्रफल ए है, ये क्षेत्रफल ए है पूरा, ये क्षेत्रफल भी ए है। तो अगर छोटा सा पार्ट है डी ए तो पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल ए आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन डी ए की जगह पर ए लिखेंगे तो 2e और उसके बाद ए, और ये किस चीज़ का मान आ गया, ये मान आ गया फ्लक्स का, फाई ई इक्वल टू आ गया 2e a, इसको समीकरण नंबर मान सकते हैं 2, ठीक है।
और ये देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, और अभी तक हमने गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नहीं किया है। अभी तक हमने सिंपल सा जो फ्लक्स का फार्मूला होता है, ये फ्लक्स का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को यूज किया है, और दोनों प्लेन सरफेस और एक वक्र पृष्ठ है जो कर्व सरफेस है, इन तीनों सरफेसेस के लिए टोटल फ्लक्स निकाला है सिर्फ, और वो आया है 2EA के इक्वल। गॉस की प्रमेय तो अभी तक हमने प्रयोग ही नहीं किया है। तो अगर हम गॉस की प्रमेय की बात करते हैं तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता, देखिए गॉस की प्रमेय से अगर हम यहां से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स का फार्मूला होता है गॉस की प्रमेय के अनुसार phi E इक्वल टू, इसके अंदर जितना भी आवेश आ रहा है वो आवेश, और वो आवेश कितना है, वो आवेश को हमने Q बोला है, तो Q और अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स की फार्मूले के अनुसार 2EA के बराबर। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को बता रहे हैं, तो दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 2 तथा 3 से इन दोनों समीकरणों से क्या करेंगे, दोनों फ्लक्स को आपस में बराबर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू E इंटू A। E का मान निकालना था तो E इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों इधर अपान में हो जाएंगे, तो Q अपान कितना आ जाएगा, ये 2 और एप्सिलॉन नॉट और A। और देखिए Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से अगर हम Q अपान एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लें, सॉरी Q अपान A का मान निकाल लें, तो Q अपान A कितना आ जाएगा, सिग्मा के बराबर हो जाएगा। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही तो आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसका मतलब Q अपान A की जगह पर सिग्मा लिख सकते हैं। तो Q अपान A को जब सिग्मा लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, E इक्वल टू, ये दोनों मिला के सिग्मा हो जाएंगे, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के कारण तीव्रता का फार्मूला आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा क्या है, इस चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व, सिग्मा है इस चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व। तो इस प्रकार गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए आप इस चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके पीछे का भी आप डेरिवेशन, जो गॉस की प्रमेय का जो फर्स्ट अनुप्रयोग है उसको भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर ये लेक्चर्स आपको हेल्प करते हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए डेरिवेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।